नमस्कार मित्रों, मैं विनीत तिवारी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री की क्लास लेकर। तो हमारा अगला टॉपिक था रासायनिक साम्य। ठीक है, तो अब रासायनिक साम्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रासायनिक साम्य के बारे में बात करते हैं। तो इसके पहले अपन ने देखा था क्या क्या चीज़ें अपन ने देख ली है। अपन ने केमिकल काइनेटिक्स पूरा अच्छे तरीके से देखा है। अब साम्य के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने बताया था। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब अभिकारक के अणु टक्करों द्वारा बंध तोड़ते हैं और उत्पाद के अणुओं में परिवर्तित होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो हमने रासायनिक अभिक्रिया की बात की थी उसको कैसे डिनोट करते हैं? एक सिंपल एरो द्वारा। जब एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है जिसे हम संतुलन की अवस्था बोलते हैं। क्लियर है? जब विरोधी बल होता क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस कैसी प्रोसेस? बंध टूटने की, टक्करों की, और एक डायरेक्शन में क्या होता है, सक्रिय संकुल बनता है जिसे हमने बताया था आर्हेनियस थ्योरी में। तो इन सभी प्रोसेस में अगर डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं कि अभिकारक के 100 अणु मिलकर उत्पाद के कुछ अणु बना रहे हैं। मान लेते हैं उत्पाद के 60 अणु बनते हैं। उस 60 अणु में से 10 अणु अपने आप टूट के या कुछ प्रोसेस द्वारा टूट के पुनः किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? अभिकारक में। किसमें? अभिकारक में। अब देखिए, मैंने क्या बोला? मैंने अभिकारक से उत्पाद के अणु बनाए। अब उत्पाद के जितने अणु बने उसमें से 10%, 20% एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, कुछ अणु फिर से किसमें बदलने लगे? अभिकारक में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अभिकारक के कुछ अणु किसमें बदल रहे हैं? उत्पाद में। उत्पाद के कुछ अणु किसमें बदल रहे हैं? अभिकारक में। वापस इनपुट से आउटपुट, आउटपुट से इनपुट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साम्य, यानी रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति जहां पर अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन की दर और उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तन की दर परस्पर बदल जाती है या समान हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक साम्य। दर क्या हो जाती है? समान हो जाती है। तो एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें विरोधी बल परस्पर संतुलित हो जाते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। अग्र अभिक्रिया का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब है अभिकारक से उत्पाद, और पश्च अभिक्रिया का मतलब उल्टा, मतलब उत्पाद से अभिकारक। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ठीक है, अब देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो एक ही डायरेक्शन में होती है। कोई भी अभिक्रिया का ले लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया अपने आप में क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। एग्जाम्पल ले लिया, इसमें क्या होता है? एक ही दिशा में होती है, और इसमें क्या होती है? अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। N2 3H2 मिलकर अमोनिया बनाते हैं, दोनों डायरेक्शन में हो रही है अभिक्रिया। क्या होती है? यह अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, मतलब अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। और यह अभिक्रिया क्या होती है? पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। देखिए, इस एग्जाम्पल को मैं आप दूसरे तरीके से देखता हूं। आप एक गड्ढा खोदते हैं, दूसरा आदमी क्या कर रहा है? उस गड्ढे को पाटने का काम कर रहा है। दोनों आदमी एक साथ काम कर रहे हैं। आप एक गड्ढा खोदते जा रहे हैं, दूसरा आदमी सेम गति से, जिस गति से आप गड्ढा खोद रहे हैं उसी गति से वो गड्ढे को पाट रहा है।
उस कंडीशन में क्या होगा, ये गड्ढा कभी खुदाएगा क्या, नहीं खुदाएगा, तो उसी को साम्य की अवस्था बोलते हैं। जब केमिकल रिएक्शन में अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तन की दर, स्पीड, अभिक्रिया की स्पीड जो होती है, कन्वर्जन स्पीड, वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम उस स्थिति को साम्य बोलते हैं। ठीक है। और ये प्रायः कैसी होती है, विषमांगी होती है। विषमांगी का मतलब है अभिकारक और उत्पाद सॉलिड, गैस, लिक्विड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये कैसी होती है, समांगी। समांगी का मतलब है एक ही माध्यम होगा, एक ही माध्यम या अवस्था होगी। मतलब ठोस मिलेगा तो ठोस रहेगा, द्रव द्रव, गैस गैस। मतलब सारे जो घटक होंगे वो कैसे होंगे, एक ही अवस्था में होंगे। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तेज गति की होती है। और ये कैसी होती है, साम्य अवस्था मतलब मंद गति। मंद गति का मतलब स्पीड रुक गई है, मीडियम हो गई है, बीच में अटक गया है, दोनों पलट रहा है, अभिकारक उत्पाद, उत्पाद अभिकारक। तो ये हमने बताया आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर। तो याद रखिएगा, जो साम्य है वो हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, सीधी सी बात है, दोनों साइड जब रिएक्शन होगी तो उसी को तो उत्क्रमणीय बोलेंगे। तो साम्य अवस्था किसको प्रदर्शित करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक क्लियर सभी को, एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको 3 ग्राफ बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी क्या गति भी बोल सकते हैं इसको। देखिए 3 ग्राफ मैंने बताए हैं। पहला ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ में ये अभिकारक है। अभिकारक की सांद्रता कैसी होती आती है, कम होती आती है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता कैसी होती आती है, कम होती आती है। देखिए कम हो रही है अभिकारक की सांद्रता, और ये किसका है, उत्पाद। उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्या हो गई, अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई है, समान। तो बताइए क्या यह बिंदु साम्य को प्रदर्शित करेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, साम्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। याद रखिएगा, साम्य का मतलब यह नहीं होता कि सांद्रता समान हो जाए, बिल्कुल गलत अवधारणा है। साम्य का मतलब वह होता है जब दोनों की सांद्रता कांस्टेंट हो जाए, मतलब बढ़े ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सापेक्ष दोनों की सांद्रता कैसी हो जाए, स्थिर हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, साम्य की स्थिति। तो यह जो स्थिति है रासायनिक साम्य को प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखिए सेकंड ग्राफ। इस ग्राफ में भी देखिए, इस पॉइंट के बाद, लगभग इस पॉइंट के बाद, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों की सांद्रता क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। तो इस स्थिति को भी क्या बोलेंगे, साम्य की स्थिति बोलेंगे। अब इस टाइम को मैंने डिनोट किया है, इस टाइम को मैंने डिनोट इसलिए किया है कि इस टाइम के बाद आफ्टर T1 हमको साम्य मिल रहा है, आफ्टर T2
हमको यहाँ पर भी साम्य दिखाई दे रहा है। उसके बाद थर्ड वाला जो ग्राफ है दर का है, अभिक्रिया की दर का। अभिक्रिया की दर देखिए जिस पॉइंट पर समान हो जाती है उस पॉइंट के बाद हमको उस पॉइंट से हमको साम्य मिलता है। यहाँ पर भी ये जो आपको स्थिति दिख रही है साम्य की दिख रही है, क्योंकि अभिक्रिया की दर क्या हो गई है, साम्य हो गया। तो साम्य में याद रखिएगा, यहाँ पर अलग से बॉक्स में बता रहा हूं मैं आपको, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, रासायनिक साम्य में दर समान होगा न कि सांद्रण, और सांद्रण क्या होगा, स्थिर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रासायनिक साम्य में दर समान होगा न कि सांद्रण, सांद्रण हमेशा क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण तो PCl3 PCl5 PCl3 प्लस Cl2 इस तरीके से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सारी साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। क्लियर सभी को, H2 प्लस I2 2H, ये भी ले लीजिए, ये भी अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, केमिकल काइनेटिक्स में कुछ इक्वेशन पढ़ी थी हमने, तो एकदम सिंपल सिंपल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब साम्य स्थिरांक का डेरिवेशन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए A प्लस बी C प्लस डी, और यहाँ पर अभिकारक से उत्पाद भी बन रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये अभिकारक को डिनोट कर रहा है, और ये किसको डिनोट कर रहा है, उत्पाद को। तो देखिए अग्र अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसे देख लीजिए। अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया उसे बोलते हैं जब अभिकारक से उत्पाद बनता है, अभिकारक से उत्पाद बना, ये हो गई हमारी अग्र अभिक्रिया, ठीक है। अग्र अभिक्रिया की दर को हम डिनोट करते हैं RF से। किससे डिनोट करते हैं, RF से, ठीक है। पता है आपको RF इक्वल टू दर इक्वल टू क्या होता है, स्थिरांक, इसको KF ले लेता हूं मैं, ठीक है। और क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता, क्या है अभिकारक, A और B। ये आपको पता होगा, केमिकल काइनेटिक्स रूल पर फॉलो कर रहे हैं अपन, रासायनिक द्रव्यानुपाती नियम, प्रेक्षित दर समीकरण, क्या है ये, प्रेक्षित दर समीकरण। उसके बाद अपन बात करते हैं पश्च अभिक्रिया की। पश्च अभिक्रिया में क्या होगा, C प्लस डी से A प्लस बी बनेगा, उल्टा, अग्र का उल्टा पश्च। इसमें क्या बनेगा, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, इसमें क्या बनेगा, उत्पाद से अभिकारक बनेगा, उल्टा होता है, हमेशा याद रखिए, पश्च में उत्पाद से अभिकारक बनता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इस दर को ले लेता हूँ RB, बैकवर्ड रिएक्शन। पश्च अभिक्रिया का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन, C प्लस डी A प्लस बी, ठीक है। अब बात करते हैं RB इक्वल टू KB CD। क्लियर सभी को, RB इक्वल टू KB CD। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हम, प्रेक्षित दर समीकरण मैंने लिखा है। यहाँ पर अभिकारक हो गया है, उत्पाद क्या बन गया है, अभिकारक। लेफ्ट साइड में जो भी आएगा हम उसको एज अभिकारक ट्रीट करेंगे। लेफ्ट साइड में जब भी आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन या दर समीकरण निकालने के लिए हम उसको कैसे यूज करेंगे, एज अ रिएक्टेंट, अभिकारक यूज करेंगे। अब देखिए साम्य क्या बोलता है, साम्य बोलता है भैया RF इज इक्वल टू
आर बी। साम्य ये बोलता है आर एफ इज इक्वल टू आर बी। तो देखिए आर एफ इक्वल टू कितना है, के एफ ए बी। आर बी इक्वल टू कितना है, के बी सी डी। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, के एफ अपॉन के बी सी डी अपॉन ए बी। के एफ अपॉन के बी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से, और इसे ही क्या बोलते हैं हम, साम्य स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला हमने ले आया, क्या ले आया हमने, सी डी अपॉन ए बी। सी डी का मतलब है सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता बटे ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। देखिए साम्य स्थिरांक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उत्पादों के सांद्रण का गुणनफल, उत्पादों के सांद्रण का गुणनफल बटे कारकों के सांद्रण का गुणनफल का अनुपात क्या कहलाता है, साम्य स्थिरांक कहलाता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, के से। तो मैंने रासायनिक साम्य को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। रासायनिक साम्य एक संतुलन वाली स्थिति होती है, जब अभिक्रिया, जैसे कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है, बीच में एक ऐसी मतलब एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है और उत्पाद अभिकारक में, और दोनों का जो परिवर्तन का दर होता है, गति होता है, वो लगभग सेम होता है। और उस कंडीशन में दोनों अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण सेम हो जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य स्थिरांक मतलब उत्पादों के सांद्रण का गुणनफल बटे अभिकारकों के सांद्रण का गुणनफल। यहां तक क्लियर है सभी लोग, एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लक्षण की। तो लक्षण का मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बता दूंगा, और बताऊंगा क्या लक्षण क्या होता है रासायनिक साम्य का। जब अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। पहला तो ये हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा, जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तीसरा, अभिकारक और उत्पाद की मात्रा क्या हो जाएगी, बदलेगी नहीं, वो भी स्थिर हो जाएगी। और चौथा कि अभिक्रिया क्या होती है, पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, यानी कि अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अभिक्रिया की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो उस कंडीशन को रासायनिक साम्य बोलते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर है आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, समांगी साम्य और विषमांगी साम्य के बारे में बात कर लेते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, समांगी और विषमांगी साम्य आप सभी जानते होंगे। समांगी साम्य का मतलब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जब रासायनिक अभिक्रिया के घटक का मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब रासायनिक अभिक्रिया के घटक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पार्टिसिपेंट्स, क्लियर है, सभी की अवस्था क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। सभी की अवस्था क्या हो जाएगी, समान। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रासायनिक समांगी साम्य बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए N2 + 3H2 2NH3। यहाँ पर देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, बन भी गैस रही है, अमोनिया भी एक गैस बन रही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं। यानी कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस द्वारा एक नई गैस बन गई है, अमोनिया गैस। अब देखिए हेट्रोजीनियस में क्या होगा,
घटक, सभी घटक की अवस्थाएं क्या होंगी? सेम नहीं होंगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए CaCO3 CaO प्लस CO2, ये गैस है, ये आपका सॉलिड है, और ये आपका ये लिक्विड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तीनों की अवस्थाएं क्या हो गई हैं? डिफरेंट हो गई है। तो ये हो गया हमारा समांगी साम्य और विषमांगी साम्य। क्लियर है सभी को? अब देखिए साम्य स्थिरांक को हमने दो तरीके से डिफाइन किया गया है, के को Kp और Kc में। अब Kp Kc क्या है? Kp और Kc, ठीक है। तो Kc जो होता है गैसों की मोलर सांद्रता, क्या होती है? गैसों की मोलर सांद्रता के अनुसार साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। Kc किसके हिसाब से डिफाइन किया गया? गैसों की मोलर सांद्रता, गैसों की मोलर सांद्रता के अनुसार। और Kp क्या होता है? गैसों के आंशिक दाब, गैसों के आंशिक दाब के अनुसार Kp को हमने डिफाइन किया गया। ठीक है, सिंपल है, गैसों के आंशिक दाब के अनुसार और मोलर सांद्रता के अनुसार। तो देखिए मेटल या सॉलिड के लिए Kc और Kp का मान ज्ञात नहीं किया जाता। अगर आपके रिएक्शन में सॉलिड आ रहा है तो उसकी जगह हम यूनिटी लिखते हैं, वो मैं न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा। अगर आपके इक्वेशन में कोई सॉलिड यूज हो रहा है, कार्बन या कोई भी ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में है, तो वहाँ का उसका आंशिक दाब कितना लेंगे? हम 1 लेंगे, और सांद्रता भी कितनी लेंगे? हम इकाई लेंगे, 1। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठोस के लिए आंशिक दाब व मोलर सांद्रता का मान हमेशा इकाई रखना है आपको। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो Kp और Kc किसके लिए डिफाइंड है? लिक्विड और गैस के लिए। किसके लिए? लिक्विड और गैस के लिए। अब देखिए Kc की बात करते हैं। Kc किसके लिए डिफाइन है? लिक्विड के लिए, और Kp गैस के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर अलग से एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लिक्विड गैस, लिक्विड का क्या निकलेगा? Kc निकलेगा, Kp नहीं निकलेगा। गैस के लिए दोनों निकलेगा। और ये सब न्यूमेरिकल्स में अपन देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो, अपन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Kc को अभी इतना जान लीजिए कि Kc और Kp सिर्फ द्रव और गैस के लिए डिफाइंड है, सॉलिड के लिए डिफाइंड नहीं किया जाता, क्योंकि सॉलिड की सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता विक्रिया पर। इसलिए हम ठोस के लिए सांद्रण को 1 लेते हैं, दाब को भी 1 लेते हैं। ठीक है, अब Kp और Kc में रिलेशन देख लेते हैं, क्या रिलेशन है। ठीक है, डोंट वरी, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उम्मीद करता हूँ मैं। आप सिर्फ क्लास को ध्यान से सुनिए, समझिए और करिए। देखिए Kp और Kc में संबंध देख लेते हैं, बहुत ईजी है, इसका मैं डेरिवेशन जो बता रहा हूँ। गैस समीकरण Pv = nRT आपने पढ़ा है। ठीक है, एक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। और इसको मैं गैस ले लेता हूँ सबको। ठीक है, गैस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गैस इक्वेशन में Kc और Kp दोनों निकलेगा।
टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N बाई वी आर टी। N बाई वी को देखते हैं, N बाई वी, N मतलब मोल और इसका मतलब आयतन। मोल बटे आयतन को क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। और सांद्रण को मैं क्या लिख रहा हूँ, C, कैपिटल C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, CRT। P इज इक्वल टू कितना हो गया, CRT। यहां तक क्लियर सभी को, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस समीकरण के लिए या अभिक्रिया के लिए, जो अभिक्रिया दी है किसकी वैल्यू निकालते हैं, Kp। क्या हो जाएगा, P ऑफ C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन पावर लगा दो, P ऑफ D, स्टेशन पावर लगा दी स्मॉल d। यहाँ पर P ऑफ A स्मॉल a, P ऑफ B स्मॉल b। ये जैसा हमने फॉर्मूला बताया था, Kp क्या होता है, उत्पाद के आंशिक दाब का गुणनफल बटे अभिकारक के आंशिक दाब का गुणनफल। एकदम सिंपल है, सांद्रता का गुणनफल Kc के लिए, आंशिक दाब का गुणनफल Kp। अब Pc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, P ऑफ C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसका, C, कैपिटल C, यहाँ पर C का कॉन्सेंट्रेशन। P ऑफ D, कॉन्सेंट्रेशन किसका, D का। P ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन किसका, A का। P ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन किसका, B का। रख दीजिए इस इक्वेशन को, इसी फॉर्मूले से हमने रखा, यहाँ पर रख दीजिए। सभी को क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को अलग से लिख देता हूँ, कैपिटल C, पावर में कितना जाएगा C, कैपिटल D, पावर में कितना जाएगा स्मॉल d। यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ कैपिटल A, पावर A, कैपिटल B, पावर B। सबसे पहले मैंने मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एक साथ लिख दिया। उसके बाद देखिए RT है, तो RT की पावर कितनी हो गई, यहाँ पर C प्लस D हो गया। एकदम सिंपल है, सभी को क्लियर है। RT का पावर C लिख दो, R का पावर C, T का पावर C होगा, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ RT का पावर C, RT का पावर D, दोनों को जोड़ दिए C प्लस D। यहाँ पर कितना आ गया, RT की पावर A प्लस D। उसके बाद देखिए C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B, कॉन्सेंट्रेशन की पावर। RT की पावर कितनी हो गई, C प्लस D माइनस A प्लस B। यहाँ तक क्लियर सभी को, देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। तो देखिए C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। और यहाँ पर क्या था, RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। अब देखिए C प्लस D क्या है, उत्पाद के मोलों की संख्या। ये क्या है आपके, उत्पाद के मोलों की संख्या, उत्पाद के अणु की संख्या, मोलों की संख्या एक ही मतलब है। A प्लस B क्या है, अभिकारक के अणुओं की संख्या, ठीक है। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है बताइए, उत्पाद के सांद्रण गुणनफल बटे अभिकारक के सांद्रण का गुणनफल। सांद्रण का गुणनफल दिख रहा है आपको, ये भी क्या आपका सांद्रण का गुणनफल है, किसका, अभिकारक का। तो ये किसका फॉर्मूला है बताइए भाई,
इसका फॉर्मूला है, जब भी स्थानांतरण की बात करूंगा Kc आएगा, क्या आएगा, Kc, और यहाँ पर क्या हो गया, RT, और इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल n। डेल n का मतलब है मोलों की संख्या में परिवर्तन। डेल n का मतलब होगा Np माइनस Nr, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोलों की संख्या में परिवर्तन, डेल n। तो यहाँ पर हमको रिलेशन मिल गया Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल n। ये रिलेशन है Kp और Kc का, और यहाँ पर डेल Ng लिखते हैं। G का मतलब गैस, गैस का बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभिक्रिया कैसी है, गैसीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर डेल n की जगह कई जगह डेल Ng भी लिखता है, आप अपनी सुविधा अनुसार डेल n का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे Kp और Kc में संबंध पूछेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि संबंध क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल n। R क्या है, गैसीय नियतांक है जिसका मान होता है 1/12, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, R का मान होता है 1/12, 0.83। T का मतलब टेम्परेचर, ताप। डेल n का मतलब है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, n उत्पाद माइनस n अभिकारक। डेल का मतलब चेंज होता है, आपको पता ही है। यहाँ तक क्लियर सभी को? बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल n। अब आगे बढ़ते हैं। Kp और Kc में तुलना, एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार ACF के एग्जाम में कि Kp और Kc में तुलना के आधार पे पूछा था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसी से बनेगा। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल n, ठीक है। देखिए, अगर मैं डेल n को पॉजिटिव लेता हूँ, यहाँ पर डेल n को मैं निगेटिव ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं डेल n को 0 ले लेता हूँ, 3 केस में लेता हूँ। अगर मैं Kp इक्वल टू Kc, यहाँ पर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं पॉजिटिव पावर में पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर Kp इक्वल टू Kc गुणित कुछ धनात्मक संख्या है। पॉजिटिव का मतलब है कुछ भी धनात्मक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, Kp ग्रेटर देन Kc, यानी Kp का मान क्या हो गया, Kc से ज़्यादा हो गया। Kp का मान Kc से क्या हो गया, ज़्यादा। तो याद रखिएगा, डेल n का मान कभी भी धनात्मक आएगा तो Kp का मान हमेशा क्या होगा, Kc से धनात्मक। ये कहाँ से मिल रहा है आपको, इस समीकरण से मिल रहा है, क्लियर है। अब डेल n का मान मैं माइनस में ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं Kp इक्वल टू Kc RT की पावर मैं निगेटिव लिख देता हूँ। निगेटिव का मतलब है ये 1/, के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये, मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ भी Kc RT की पावर -2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc अपॉन RT का स्क्वायर, यानी कि ये डिवाइड में आ गया। अब देखिए, Kp का मान Kc से बड़ा होगा या छोटा होगा, सीधी सी बात है। Kc में हम डिवाइड कर रहे हैं, Kc में कुछ भी चीज़ आप डिवाइड करोगे तो वो मान कैसा मिलेगा, Kc से छोटा ही मिलेगा। तो यहाँ पर Kp इज लेस देन Kc, Kp इज लेस देन Kc। क्यों, क्योंकि Kp इक्वल टू Kc अपॉन में आ गया है। जब कोई चीज़ अपॉन में आती है तो वो अंश वाली चीज़ बड़ी हो जाती है, और ये Kp क्या हो जाएगा, छोटा। डेल n का पावर 0, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 0। किसी का पावर 0 रहे तो क्या होता है, सेम होता है। तो Kp इक्वल टू Kc। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को। अब देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। चलिए बताइए, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 2NH3 N2 प्लस 3H2 H2 प्लस I2 2HI
H2 प्लस Cl2 2HCl। यहाँ पर आपको Kp और Kc में संबंध बताना है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डेल एन का मान किस रिएक्शन में समान होगा, डेल एन का मान समान होगा, ये बताना आपको। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Kp और Kc में संबंध बताना है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, डेल एन निकाल लो। डेल एन उत्पाद के मोलों की संख्या, यहाँ पर लिख देता हूँ। डेल एन का मतलब उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। सबसे पहले डेल एन निकालिए। डेल एन का मतलब कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। डेल एन का मान जब भी पॉजिटिव आता है, मैंने क्या बताया है, डेल एन का मान जब भी पॉजिटिव आएगा क्या मिलेगा आपको, Kp ग्रेटर देन Kc। Kp ग्रेटर देन Kc। डेल एन का मान यहाँ कितना आएगा 4 1 3 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, Kp ग्रेटर देन Kc, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 1, यहाँ कितना है 2 है, तो कितना आएगा डेल एन का मान 2 माइनस 2 0। 0 आएगा तो क्या होगा, Kp और Kc क्या होंगे, बराबर होंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी 0 आएगा Kp Kc क्या होंगे, बराबर। यहाँ कितना आएगा, डेल एन का मान 2 माइनस 1 1। जब भी डेल एन का मान पॉजिटिव आएगा क्या होगा, Kp ग्रेटर देन Kc। यहाँ पर देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2। डेल एन का मान क्या होगा 0। यहाँ पर भी क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc। तो डेल एन का मान किसके लिए समान है, समान पूछ रहा है। डेल एन का मान किस अभिक्रिया के लिए समान है, तो समान है, देखिए पहले में 1 है 2 है 0 है 0, ठीक है। तो इसका भी समान है और इसका भी समान है, 0 0 वाले का भी और इसका भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था पिछले बार, 4 ऑप्शन में बोला था डेल एन का मान किसके लिए समान होगा। तो डेल एन का मान निकाल के आपको बताना है कि इस अभिक्रिया के लिए समान होगा, ए और बी या सी और डी, इस टाइप बनेगा। सभी से बनेगा, मैंने आपको एकदम आसान से बता दिया। अब एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंक्लूजन टेबल। इधर देखिए जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ है, डेल एन इक्वल टू पॉजिटिव तो Kp ग्रेटर देन Kc, डेल एन इक्वल टू निगेटिव तो Kp लेस देन Kc, डेल एन का इक्वल टू 0 तो Kp इक्वल टू Kc। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी को क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अपना 2 टॉपिक और है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए Kp की इकाई, कई बार क्वेश्चन आया था Kp की इकाई क्या होती है। एटीएम की पावर डेल एन, एकदम सिंपल है, ट्रिक बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट। आपको एटीएम की पावर डेल एन, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकालिए एटीएम की पावर डेल एन। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय दाब। कोई भी रिएक्शन पूछे आपसे, H2 मान लेते हैं H2 प्लस Cl2 2HCl, यहाँ का पूछता है एटीएम की पावर डेल एन 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। डेल एन का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर एटीएम की पावर कितनी आ गई 0। इसका मतलब ऑप्शन में क्या होगा, नो यूनिट, कोई इकाई नहीं। ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कोई इकाई नहीं। जब भी पावर 0 आएगा तो कोई इकाई नहीं लगाओगे आप, यानी कि इस प्रक्रिया की कोई इकाई नहीं निकलेगी। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। कितना हो गया इसका 2 माइनस 4 कितना हो गया -2। डेल एन का मान कितना आ रहा है -2। N2 प्लस 3H2 2NH3 2 माइनस 4 कितना आ गया -2। एटीएम की पावर कितनी हो गई -2। तो यूनिट क्या हो गई Kp की, वायुमंडलीय दाब का -2। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, SO2 प्लस O2
2SO3, इसको भी देख लेते हैं कितना होगा डेल एन का मान, 2 माइनस 3 माइनस 1। Kp की इकाई कितनी होगी, Atm की पावर -1। तो एकदम सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट आपको क्या करना है, डेल एन का मान निकालना है और ट्रिक में रख दीजिए Atm की पावर डेल एन। अब Kc की इकाई देखते हैं। Kc की इकाई मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल एन। मोल पर लीटर किसकी इकाई होती है, सांद्रण की, तो सांद्रण की पावर डेल एन लिख लो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। दो एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। N2 + 3H2 2NH3 क्या हो जाएगा इसका इकाई, मोल लीटर इनवर्स डेल एन। डेल एन का मान कितना है, 2 - 4 -2। ये आ गई Kc की इकाई। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं रखा है। क्लियर है। उसी तरीके से TCl5 TCl3 + Cl2, इसका इकाई क्या होगा Kc का, मोल लीटर इनवर्स, यही होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल एन। डेल एन का मान कितना है, 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, मोल लीटर इनवर्स, ये आ गई इसकी इकाई। बनेगा सभी को, बनेगा। यहाँ तक क्लियर सभी को, नोट्स में सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन आपको ध्यान देना है, वीडियो क्लासेस में भी आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा भैया। अगर आप ये सोचते हैं कि नोट्स पढ़ के आप पढ़ लिए तो कुछ नहीं कर पाया, पढ़ने वाले होते तो अभी तक बुक से भी पढ़ लेते, नोट्स पे क्या करोगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नियोजन की दर विघटन की दर बोलते हैं। देखिए, लिए गए मोल, नियोजित मोल या विघटित मोल बोल लीजिए, और यहां पर आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। मान लेते हैं 1 मोल लिया, 1 मोल में कितने मोल नियोजित हो गए, मान लेते हैं 1 मोल का x भाग, x मोल क्या हो गए, विघटित हो गए, मतलब कंज्यूम हो गए, अभिक्रिया में खर्च हो गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी, फॉर्मूला होता है इसका नियोजित मोल बटे कुल मोल। क्या होता है फॉर्मूला, नियोजित मोल बटे कुल मोल, x बटे 1। उसी तरीके से 2 के लिए ले लिए तो x ले लिए तो कितना हो जाएगा, x बटे 2। उसी तरीके से 3 के लिए क्या हो गया, मान लेते हैं इसको मैं 3x ले लेता हूं तो 3x/3। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, मान लेता हूं मैं a मोल लेता हूं तो a मोल के लिए x ले लेता हूं तो क्या आ गया, x/a, क्या आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x आ गया। प्रतिशत की बात करूंगा तो 100%, परसेंट की बात करूंगा तो 100 का गुणा करना है, आपको कुछ नहीं करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा याद रखिए 1 मोल के लिए परिभाषित होती है। किसके लिए, 1 मोल के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल के लिए परिभाषित होती है, और आपको जितना, जैसे 1 मोल के लिए कितना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमेशा क्या मानेंगे, x। तो आपको a मोल के लिए चाहिए तो a मोल के लिए कितना हो जाएगा, ax। 2 मोल के लिए 2x, 3 मोल के लिए 3x। तो आज की क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले हम रासायनिक साम्य को देखा, ठीक है। उसके बाद हम उसकी विभिन्न लक्षण साम्य एग्जाम्पल के साथ KP-KC में रिलेशन, ठीक है, उदाहरण। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए जो एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट टाइम। अब नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक साम्य के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फीडबैक जरूर दीजिए मुझे और अपना विचार मेरे साथ साझा कीजिए। ठीक, धन्यवाद।